Hello everyone. So in this lesson we will be discussing the concept of decision making. Okay, decision making as a principle of organization. So let's get started. First of all, let us understand what is the meaning of decision. Decision का मतलब क्या होता है? So the word decision has been derived from Latin word. Latin language से जो word है decision लिया गया और Latin word क्या था? Deciso. ओके सो डी सीजो वॉज अ लैटिन वर्ड जिसमें से हमारा वर्ड जो है डिसीजन लिया गया एंड डिसीजो का मतलब था कटिंग अवे और कटिंग ऑफ और टू कम टू अ कंक्लूजन। ओके सो अगर आपके पास बहुत सारा कुछ है उनमें सब चीज अलग अलग ऑप्शंस को कट करते रहो तो आपके पास जो बच जाएगा वो आपका डिसीजन होगा। सो डिसीजो मीन्स कटिंग अवे और कटिंग ऑफ और टू कम टू अ कंक्लूजन। तो देयरफॉर डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हो गया? अराइविंग एट अ कंक्लूजन, एक कंक्लूजन पर आना। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम यूजुअली इसको कैसे बोलते हैं? इट इज अ सिलेक्शन ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन मेकिंग इज कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन करना है, आपने क्या एक्शन लेना है उसको चूज करना, उसको सिलेक्ट करना, दैट इज डिसीजन मेकिंग। ओके, अब अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सिलेक्टिंग और चूजिंग, दैट मीन्स कि हमारे पास कुछ ना कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसी में से हम कुछ ना कुछ सिलेक्ट करेंगे या चूज करेंगे। ठीक है, तो इट इज चॉइस फ्रॉम अवेलेबल और पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। यू आर सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, दैट मीन्स आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं, चॉइसेस, आपके पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, तो आप चूज कर रहे हो उसमें से। सो अ चॉइस मेड और चॉइस डन फ्रॉम अवेलेबल और पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स इज योर डिसीजन। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल कल आपने कॉलेज जाना है कि नहीं जाना, तो आपके पास दो ऑल्टरनेटिव्स है, एक आपको जाने का ऑल्टरनेटिव है, एक नहीं जाने का ऑल्टरनेटिव है। सो यू मेक अ चॉइस। ठीक है, कि आई विल बी गोइंग टू कॉलेज और आई विल नॉट बी गोइंग टू द कॉलेज। ओके, सो दैट सिलेक्शन ऑफ योर कोर्स ऑफ एक्शन वेदर यू विल बी गोइंग टू कॉलेज और नॉट इज अ डिसीजन दैट यू आर टेकिंग। Okay, so decision making involves two or more alternatives, but if there is only one alternative, there is no choice. अब यहाँ पे आपके पास चॉइस थी कि आपने कॉलेज जाना है कि नहीं जाना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास चॉइस हो ही ना, आपको जाना ही पड़ेगा। ओके, स्ट्रिक्ट है, आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं या आप हॉस्टल में रह रहे हो, वहां पर रहना अलाउड नहीं है, यू हैव टू गो टू द कॉलेज, इट इज मैंडेटरी, तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, वो करना ही पड़ेगा। ओके, सो कंक्लूजन क्या हुआ कि व्हाट इज your decision making? It is a process of selecting a course of action, what has to be done. Okay, so this is decision making. So now let us have a look at a few definitions. Now according to MP Sharma is known as the first professor of public administration in India. उनके according a decision is a judgment, एक जजमेंट है, एक फाइनल रेजोल्यूशन है ऑफ अ कंफ्लिक्ट ऑफ नीड्स, मीन्स और गोल्स एंड अ कमिटमेंट टू एक्शन। डिसीजंस इम्प्लाई ऑल्टरनेटिव्स टू और मोर फ्रॉम विच वन इज सिलेक्टेड। ओके, तो ये उनके हिसाब से, एमपी शर्मा के हिसाब से, जजमेंट है, एक फाइनल रेजोल्यूशन है ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ नीड्स, ओके, मीन्स और गोल्स एंड अ कमिटमेंट टू एक्शन। अगेन टेकिंग द सेम एग्जांपल, आपने कॉलेज जाना है कि नहीं जाना। ठीक है, तो अब अगर आप नहीं जाओगे तो यू विल बी रिलैक्सिंग इन अ हॉस्टल और होम, तो वो आपको एक आपका मन कर रहा है कि नहीं जाते यार, आज आराम करते हैं, टीवी देखते हैं, है ना, अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरा हो सकता है कि नहीं नहीं, टीचर आज सिलेबस करवाएगी, तो क्या पता वो एग्जाम में आ जाए, तो वहां पे एक आपके यहाँ बीच में कन्फ्लिक्ट आ गया। ठीक है, तो इस कन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना, इसको रिजॉल्व करना और एक एक्शन को कमिट करना। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू सिलेक्ट कि आई विल बी गोइंग टू कॉलेज, ठीक है, तो देन यू हैव टू कमिट टू दैट। दिस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग, राइट। टेरी के अकॉर्डिंग क्या है? द सिलेक्शन ऑफ वन बिहेवियर ऑल्टरनेटिव फ्रॉम टू और मोर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। अगेन द सेम, कि अगर एक बिहेवियर को आपने चूज कर लिया, ठीक है, फ्रॉम टू और मोर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, राइट। साइमन के अकॉर्डिंग क्या है? द ऑप्टिमम रैशनल चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब यहाँ पे जैसे टेरी ने कहा कोई भी बिहेवियर ऑल्टरनेटिव, ठीक है, आप कैसा भी चूज कर सकते हो, कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। साइमन इसको क्या कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं कि ऑप्टिमम रैशनल चॉइस, मतलब रैशनल मतलब विच इज लॉजिकल, ठीक है, बेस्ड ऑन नॉलेज। तो ऑप्टिमम मतलब जिसमें मैक्सिमम फायदा हो आपको। तो अगर आप रैशनल चॉइस करते हो, मैक्सिमम फायदा किस में हो रहा है ये देखकर जब आप चूज करते हो एक कोर्स ऑफ एक्शन को, दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। सो साइमन ने क्या कहा? इट इज द डिसीजन मेकिंग इज द ऑप्टिमम रैशनल चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ओके, सो नाउ डिसीजन मेकिंग की जब बात हम करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, यू हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स। नंबर वन, क्या कि
सबसे पहले इसका प्रॉपर स्टडी कह लो या एनालिसिस जो जिन्होंने किया वो है चेस्टर बर्नार्ड। ओके, पहले काफी पहले क्वेश्चन आया हुआ है कि हु इज द पायनियर इन द स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग, एंड ऑप्शंस में आपको चेस्टर बर्नार्ड भी मिलेगा और आपको साइमन भी मिलेंगे। तो हमें पता होता है साइमन ने डिसीजन मेकिंग दिया तो हम उन्हीं को टिक कर देते हैं। तो आपको रिमेंबर, आपको याद, सबसे पहले जो उसको सिस्टमैटिक स्टडी करी डिसीजन मेकिंग की वो की चेस्टर बर्नार्ड ने। प्रॉपर थ्योरी जो दी, सेकेंड बात यह है, प्रॉपर थ्योरी जिसने दी है वो है हमारे हर्बर्ट साइमन। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू कि अगर थ्योरी मेकिंग की बात है, थ्योरी बिल्डिंग की बात है डिसीजन के ऊपर, तो वो हमारे हर्बर्ट साइमन ने दी है। पर एक स्टडी करना, डिटेल्ड स्टडी करना स्टार्टिंग में सबसे पहले वो किसने करी, वो चेस्टर बर्नार्ड ने की है। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज ओवर हेयर। नाउ लेट अस डिस्कस करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स किसकी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की। ठीक है, तो डिसीजन लेने का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स रहती हैं, क्या फीचर्स रहते हैं। नंबर वन, इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस। ठीक है, दिमाग से रिलेटेड काम है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब दिमाग चलाना पड़ता है। इट इज रिलेटेड टू योर मेंटालिटी, इट हैज टू विद योर मेंटल फोर्स। ओके, तो ये मेंटल प्रोसेस है, सोचना पड़ेगा ऑब्वियसली कि अच्छा अगर मैं कॉलेज जाऊंगा तो क्या होगा, नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, क्या लॉस होगा। ओके, अगर मैं 10th के बाद साइंस लेता हूँ तो क्या होगा, साइंस नहीं लूंगा, आर्ट्स लूंगा तो क्या होगा। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स मेंटल एक्टिविटी, जो इज अ मेंटल प्रोसेस। नंबर टू, इट इन्वॉल्व्स रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मतलब है लॉजिक, लॉजिकल डिसीजन होता है ये। ठीक है, कि अच्छा अगर मैं ये लेता हूँ तो मेरे प्रॉज एंड कॉन्स ये हैं, बेनिफिट्स जब आप एनालाइज करते हो। ठीक है, मेंटल का मतलब खाली आप सोच रहे हो, रैशनल का मतलब आप अपने इवेलुएट भी कर रहे हो कि मुझे क्या फायदे क्या नुकसान होंगे। तो इट इज इन्वॉल्व्स लॉजिक। नंबर थ्री, डायनामिक प्रोसेस है। ठीक है, चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज एक डिसीजन ले लिया तो हमेशा वो वैलिड, वो परमानेंट डिसीजन होगा। इट कैन चेंज। सो मे बी मोस्ट ऑफ हो सकता है कि आपने 10th के बाद साइंस ली हो, ठीक है, लेकिन बाद में आपको लगा हो कि नहीं, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन साइंस, आप मूव ऑन कर गए टुवर्ड्स आर्ट्स, या फिर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया या पॉलिटिक्स ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो आपका डिसीजन जो है वो चेंज हो गया ना। सो इट कैन चेंज विद टाइम। ठीक है, इट इज अ डायनामिक प्रोसेस, स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। नंबर फोर, इट इज गोल ओरिएंटेड। हम जो भी डिसीजन लेते हैं इट इज समहाउ रिलेटेड टू अ गोल। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन ले आ रहे हैं, लिए जाते हैं, these are oriented towards a goal, these are oriented towards objectives, goal accomplish करने के डायरेक्शन में ये जो है डिसीजंस लिए जाते हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग इज अ मीन्स एंड नॉट एन एंड। अगेन वही मतलब है कि डिसीजन जो हम ले रहे हैं एक गोल्स को अचीव करने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग एक रास्ता है, एक तरीका है उस जगह पर, उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने का, ना कि अपने आप में वो एक एंड है। नेक्स्ट इज इट इज अ कंटिन्यूस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस। तो ऐसा नहीं है कि आज आपने डिसीजन ले लिया और उसके बाद आपको कोई डिसीजन लेना नहीं पड़ेगा। एक डिसीजन लिया फिर दूसरा डिसीजन आ जाएगा, तीसरा डिसीजन आ जाएगा। आप अपनी लाइफ को खुद एनालाइज करके देखो। व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, यू आर फ्रॉम वेकिंग अप इन द मॉर्निंग इटसेल्फ यू आर कंटिन्यूसली टेकिंग अ लॉट ऑफ डिसीजंस। पर कई बार वो डिसीजंस हम इतने हम उनको आदत हो चुके हैं डिसीजंस लेने की कि कई बार हमें पता ही नहीं लगता कि हम डिसीजंस ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, गेटिंग अप, कितने बजे उठना है, यू आर टेकिंग अ डिसीजन। नाउ इफ यू आर वेकिंग अप एट अ फिक्स टाइम डेली इन द मॉर्निंग, तो वो आप उसकी हैबिचुअल हो चुके हो। आपने कभी डिसीजन लिया कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू वेक अप एट 6 इन द मॉर्निंग, आप रोज 6 बजे ही उठ रहे हो, तो एक आपके अंदर एक प्रोग्राम हो गया है। ठीक है, 6 बजे उठना, लेकिन है वो भी डिसीजन। उसके बाद और अगर आपका टाइमिंग फिक्स नहीं है तो आप वो डेली बेसिस पे डिसाइड करो कि नहीं, आज मैंने ज़्यादा कवर करना है, तो आई विल स्लीप लेट एंड देयरफॉर आई विल बी वेकिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। ओके, देन यू हैव टू ब्रश योर टीथ, यू आर मेकिंग अ डिसीजन। आपके पास ऑप्शन है ना ब्रश करने का, राइट। सो एवरी एक्ट इज अ डिसीजन। ओके, हर्बर्ट साइमन के हिसाब से भी एडमिनिस्ट्रेशन है ही डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस। सो इट इज अ कंटिन्यूस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस, राइट। नाउ नेक्स्ट इज इट फॉलोज पॉलिसी गाइडलाइंस। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, इट हैज़ टू फॉलो पॉलिसी गाइडलाइंस। ओके, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सर्टेन पॉलिसीज। उस पॉलिसी की कोई ना कोई बाउंड्रीज होती हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एंड डिसीजन हैज टू बी टेकन अकॉर्डिंग टू दोज बाउंड्रीज। ओके, कीपिंग दोज गाइडलाइंस इन माइंड। Next is it involves various environmental factors. So again there are number of factors that have to be considered. For example, एक organization है, ठीक है, तो जो कुछ भी कोई प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस कर रही है, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, हमारे कंपटीटर्स उसको किस प्राइस पे दे रहे हैं, तो हम उस प्राइस पे देंगे। डिमांड कितनी है, हम कैसे सप्लाई करें, ठीक है, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए। सो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट नीड टू बी कंसिडर्ड while making a decision,
नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग की नेचर। हर डिसीजन का जो एक नेचर होती है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ओके, अगेन अगर मैं बोलूँ कॉलेज जाना है कि नहीं जाना, तो आपके मन में कंफ्यूजन है, ठीक है, प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं एक कन्फ्लिक्ट है बिटवीन डिफरेंट नीड्स। कहीं आप एक एंजॉयमेंट की भी नीड है आपके अंदर, या फिर रिलैक्सेशन की नीड है, और एक कहीं पे आपकी नॉलेज एक्वायरिंग की, एक सीरियस स्टूडेंट की भी एक नीड है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट है, इट इज रिजॉल्विंग दैट कॉन्फ्लिक्ट, इट इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, राइट। सो इसकी एक नेचर रहती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिसीजंस, किस किस तरीके के डिसीजंस जो हैं वो हो सकते हैं। सो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट बेसिस के ऊपर जो है हमें डिविजन की हुई है डिसीजंस की, अलग अलग टाइप्स के हिसाब से। ओके, सो नंबर 1 इज प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस। वेरी कॉमन, हम सबने सुना होगा, पढ़ा होगा। सो इट वाज अ डिविजन व्हिच वाज गिवन बाय हर्बर्ट साइमन। तो हर्बर्ट साइमन ने डिसीजंस को दो तरीके से डिवाइड किया। कैसे कैसे? प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड। प्रोग्राम डिसीजन क्या है? जिनका जैसे आप बिल्कुल नाम पे जाइए कि प्रोग्राम ऑलरेडी फिट करा हुआ है आपके माइंड में, ठीक है। तो मतलब जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि सुबह उठने का टाइम, तो अगर आपका सुबह उठने का टाइम फिक्स है तो यू हैव बीन प्रोग्राम्ड। वो एक डिसीजन है जो आपने प्रोग्राम किया हुआ है, आपको उसकी आदत हो चुकी है, तो आप डेली 6 बजे ही उठोगे, ठीक है। तो जो रूटीन टास्क हैं, जो रूटीन डिसीजंस होते हैं, जो हमें लेने होते हैं और उनकी हमें आदत हो चुकी है, ठीक है, मतलब हम नेचुरली उनको करते हैं, दीज आर प्रोग्राम डिसीजंस। फॉर एग्जाम्पल, ब्रश करना है कि नहीं करना है, ओके मतलब मोस्ट केसेस में हो सकता है कोई एक आधा हो जो नहीं कर रहा है, लेकिन इन नॉर्मल, हम नॉर्मल लाइफ की बात करूँ, नॉर्मल पीपल की बात करूँ, सो एवरीबॉडी गेट्स अप, ठीक है, ही और शी गेट्स फ्रेशन्स अप, ब्रश करते हैं, फिर हो सकता है मॉर्निंग वॉक पे जा, अब अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो इट इज़ अ प्रोग्राम डिसीजन, आपकी आदत बन जाएगी। उसके बाद आपने नहाना है, यू हैव टू टेक अ बाथ, दैट इज अ प्रोग्राम डिसीजन। ओके, सो द रूटीन एक्टिविटीज दैट वन फॉलोज इन एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक लाइफ में भी, दीज आर द प्रोग्राम डिसीजन। सिमिलरली जैसे ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, ये आपकी पर्सनल लाइफ के हिसाब से है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी डेली किसने क्या क्या काम करना है, एक रूटीन बना होता है, तो दोज आर प्रोग्राम डिसीजंस। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ गई, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में एकदम से आपको पता लगा कोई गेस्ट आ रहा है, या फिर कोई मिसहैपनिंग हो गई, कोई बीमार हो गया, तो आपका जो जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, या फिर आपको डिसीजंस जो है कुछ नए डिसीजंस लेने पड़ेंगे जिनकी आपकी हैबिट नहीं होगी। दोज आर नॉन प्रोग्राम डिसीजंस, ठीक है। ऐसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई एकदम से वैकेंसी आ गई, टॉप मैनेजमेंट जो है वो लीव करके चली गई, या कोई भी केस हो गया, कोई मिसहैपनिंग हो गई, कोई अर्जेंसी आ गई, कुछ भी ऐसा होता है जो पहले से प्लान्ड नहीं है, तो दैट इज नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। ओके, तो इनको उसी वक्त सोचना पड़ता है कि क्या किया जाए, ठीक है। तो दिस डिफ्रेंसिएशन बिटवीन प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस वाज मेड बाय हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट टाइप्स आती हैं हमारे जेनरिक एंड यूनिक डिसीजंस। तो ये हमें टाइप्स दी पीटर ड्रकर ने, नाम बदले हैं, चीज वही है, प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड, ठीक है। तो जो नॉन प्रोग्राम, जो जेनरिक डिसीजंस हैं वो हमारे प्रोग्राम डिसीजंस ही हैं, यूनिक डिसीजंस जो हैं वो हमारे नॉन प्रोग्राम डिसीजंस ही हैं। Okay, so this was generic and unique decisions given by Peter Drucker. सेम है, प्रोग्राम जो है वो जेनरिक है, नॉन प्रोग्राम जो है वो यूनिक है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजंस। तो ये हमें जो टाइप्स है ये दी चेस्टर बर्नार्ड ने, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजंस। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस को क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में लिए गए हैं। पर्सनल डिसीजंस वो हैं जो एक पर्सन के अपनी पर्सनल लाइफ के हिसाब से लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, आपको डिसीजन ले रहे हो कि हम रिक्रूटमेंट ड्राइव करेंगे, तो वो जो आपका डिसीजन है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। लेकिन आप अपना डिसाइड करते हो कि आज मैं शाम को किसी पर्टिकुलर प्लेस पे डिनर करने जाऊंगा या जाऊंगी, ओके, सो दैट इज अ पर्सनल डिसीजन दैट यू आर टेकिंग, ठीक है। उस डिसीजन का आपकी ऑर्गेनाइजेशन से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो जिस डिसीजन का रिलेशन होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो होगी ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। जो आपके पर्सनल लाइफ से डील करता है, दैट इज पर्सनल डिसीजन, वेरी इजी, गिवन बाय चेस्टर बर्नार्ड। नेक्स्ट क्या है, पॉलिसी एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस। तो एक है पॉलिसी डिसीजंस और दूसरा है ऑपरेटिंग डिसीजंस। पॉलिसी डिसीजंस को हम स्ट्रैटेजिक डिसीजंस भी कहते हैं, एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस को हम टैक्टिकल डिसीजंस भी कहते हैं।
पॉलिसी डिसीजंस वो हैं जो पॉलिसी मेकिंग के डिसीजंस हैं कि पॉलिसी कैसे बनाई जाए, किस चीज़ पे पॉलिसी बनाई जाए। तो पॉलिसी मेकिंग से जो डिसीजंस डील कर रहे हैं, दोज आर पॉलिसी डिसीजंस और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी में जो डिसीजंस आते हैं, दोज आर ऑपरेटिंग डिसीजन। उस पॉलिसी को ऑपरेट करना, प्रोग्राम को ऑपरेट करना, इम्प्लीमेंट करना। तो इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, दे विल बी कॉल्ड ऑपरेटिंग डिसीजंस और टैक्टिकल डिसीजंस, राइट। लास्ट जो डिविजन है वो है इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजंस। जो डिसीजन एक इंडिविजुअल के द्वारा लिया जाए, इफ अ सिंगल पर्सन इज टेकिंग अ डिसीजन, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिसीजन। so that only that person is responsible for the decision, ठीक है, और फॉर द रिजल्ट्स दैट फॉलो फ्रॉम दैट डिसीजन। तो उसी एक पर्सन जो है वो डिसीजन लेगा और वही जो है उसी की सारी जिम्मेदारी होगी। ग्रुप डिसीजंस वो हैं जो एक से ज़्यादा पर्सन लें, मिलकर लें। फॉर एग्जाम्पल एक कमेटी बनती है, वो कमेटी मिलकर कोई डिसीजन लेती है, दैट आर ग्रुप डिसीजंस। तो पूरे का पूरा जो ग्रुप है जो उसमें इन्वॉल्व है, जो कमेटी है जो इन्वॉल्व है उस डिसीजन में, वो रिस्पॉन्सिबल होगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर। Okay, so these were the types of decisions. Now let us come to process of decision making, कि एक डिसीजन लेने में क्या प्रोसेस जो है वो फॉलो करती हैं, कौन से स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। अब अलग अलग बुक्स में इन स्टेप्स को अलग अलग तरीके से लैंग्वेज से लिखा गया है, लेकिन जो क्रक्स है, जो थीम है, जो बेसिक आइडिया है वो सेम है, ठीक है। थोड़े वर्ड्स हो सकते हैं फ़र्क हो, इन्हीं 6 स्टेप, यहाँ पे 6 मेंशन हैं, इन्हीं का हो सकता है 7 सेट स्टेप्स बना दें, पर चीज़ एक ही है। ओके, तो आप एक बार सीक्वेंस समझ लेंगे तो आप इजीली जो है स्टेप्स को क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको स्टेप्स को सही सीक्वेंस में अरेंज करने में जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछा जाता है। तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है कहाँ पे, हमारे सामने क्या वो मुसीबत खड़ी है या कोई प्रॉब्लम खड़ी है जहाँ पे हमें डिसीजन लेना है। दूसरा स्टेप आता है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम एंड कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। अच्छा, प्रॉब्लम समझ आ गई कि अच्छा ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, कि सपोज कोई आपका कॉम्पिटिटर है, उसने भी सेम प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर दिया, तो आपके लिए कंपटीशन आ गया, प्रॉब्लम खड़ी हो गई। फिर उसको एनालाइज करना, ठीक है, एकदम से आपको कंफ्यूजन की स्टेट में नहीं आना, उसको समझना है कि अच्छा कर दिया है, कैसे करा है, किस रेट पे किया है, और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना। उसके बाद सर्चिंग फॉर और डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स, कि अच्छा अब वो कर दिया, अब आप क्या कर सकते हो, ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है, उसकी बुराई करो, अपने प्रोडक्ट का रेट कम करो, अपनी एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करो, क्या क्या आपके जो हैं अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं कोर्सेज ऑफ एक्शन के। उसके बाद आता है उन सोचने के बाद, ऑल्टरनेटिव सोचने के बाद उनको इवेल्युएट करना, उनके प्रॉज एंड कॉन्स देखना कि अगर आप एक्शन 1 लोगे तो क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, एक्शन 2 लोगे तो क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा। इवेल्युएशन करने के बाद जिसके सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव सबसे कम होगा, उसको आप चूज कर दोगे, है ना। तो जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपका निकल के आएगा, यू विल बी अडॉप्टिंग चूजिंग दैट ऑल्टरनेटिव और कोर्स ऑफ एक्शन। और जब आपने उस एक एक्शन को चूज कर दिया, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे और बाद में मॉनिटर करोगे, राइट। सो दिस इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो डिसीजन आपने कहाँ लिया, 5th स्टेप पे लिया, 6th पे आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, उससे पहले जो सारे के सारे प्रोसेस था एक, ठीक है। तो यही स्टेप्स हैं अलग अलग बुक्स में, इन्हीं को हो सकता है कि जैसे कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन है, इसी को अलग स्टेप बना के 3rd नंबर पे दिया हो, लेकिन आइडिया जो है, सीक्वेंस जो है वो ये रहेगी। सो जस्ट गेट अ होल्ड ऑफ द बेसिक आइडिया, बेसिक सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट। अब यहाँ पे मैंने बात की है चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, राइट, कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना। तो यहाँ पर कैसे चूज करना है बेस्ट ऑल्टरनेटिव, क्या फैक्टर्स को हम ध्यान रखेंगे। तो इस पे पीटर ड्रकर ने, जो एक बहुत मॉडर्न मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, गुरु हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं, उन्होंने, पीटर ड्रकर ने 4 फैक्टर्स कह लो या 4 क्राइटेरिया दिए हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑल्टरनेटिव जो है वो बेस्ट रहेगा। वो 4 फैक्टर्स है, 4 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। नंबर 1 इज रिस्क, कि डिसीजन जो है, जो हम ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं, इसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है। देखो, व्हेन समवन इज डूइंग अ बिजनेस या कोई डिसीजन, तो रिस्क तो हर जगह ही इन्वॉल्व रहता है। ओके, अगर आप कल कॉलेज जाओगे, ठीक है, तो हो सकता है आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी मिस कर दो, तो ये एक रिस्क है। लेकिन अगर आप कॉलेज नहीं जाओगे, फ्रेंड्स के साथ मूवी जा रहे हो, तो हो सकता है टीचर वो टॉपिक करवाए जो आपके एग्जाम में आए और जिससे आपके मार्क्स आते हो, तो वो एक रिस्क इन्वॉल्व है। तो रिस्क इज एवरीवेयर। सो यू हैव टू एनालाइज कि रिस्क ज़्यादा कहाँ पे है, कम कहाँ पे है, कौन सा रिस्क लेना आप अफोर्ड कर सकते हो, कौन सा रिस्क लेना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो,
ठीक है, तो वन क्राइटेरिया इज रिस्क। सेकेंड इज इकोनॉमी ऑफ एफर्ट, कि एफर्ट किस में ज़्यादा लग रहा है। आपने 3-4 ऑल्टरनेटिव्स देखे, ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2, ऑल्टरनेटिव 3, इनको इम्प्लीमेंट करने में एफर्ट किस में ज़्यादा लग रहा है। और इकोनॉमी ऑफ एफर्ट का मतलब है कि जितना एफर्ट लग रहा है उतना आउटपुट भी निकलेगा कि नहीं। हो सकता है किसी में एफर्ट बहुत ज़्यादा लग रहा हो, ऑप्शन बहुत अच्छे, लेकिन शायद उतनी आउटकम निकल के ना आए। एक हो सकता है कि कंपैरेटिवली एफर्ट कम है लेकिन आउटकम उसकी ज़्यादा है, तो दैट विल बी ऑब्वियसली बेटर ऑल्टरनेटिव, राइट। तो सेकेंड आपका हो गया इकोनॉमी ऑफ एफर्ट। थर्ड है टाइमिंग, डिसीजन लेने के लिए टाइम कितना है आपके पास। एक इमरजेंसी सिचुएशन है कि एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा डिसीजन है जिसमें आप आराम से जो है अपना डिसीजन ले सकते हो। सो दिस इज द फैक्टर ऑफ टाइमिंग। फोर्थ है लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, यहाँ मतलब है कि आपके पास कितने लोग हैं, मटेरियल कितना है, मनी कितना है। तो इन फैक्टर्स को जब हम कंसीडर करते हैं ऑल्टरनेटिव्स के दौरान, तो दैट इज लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो पीटर ड्रकर गेव these 4 criteria while choosing the best alternative। तो कैसे आपने अगर 3-4 ऑल्टरनेटिव देखे उसमें आप बेस्ट डिसीजन लोगे, ये पीटर ड्रकर ने आपको 4 क्राइटेरिया दिए हैं। ओके, सो यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू टेरी। तो अभी हमने यहाँ पे ये प्रोसेस किया, डिसीजन मेकिंग का 6 स्टेप किया। यही 6 स्टेप जो है, यही जो प्रोसीजर है टेरी ने दिया, उसने उसको 7 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया। तो उसके टेरी के अकॉर्डिंग वो 7 स्टेप्स कौन से हैं, पर हम गो थ्रू हो जाते हैं कई बार पेपर में नेम के अकॉर्डिंग, क्योंकि पूछ लिया जाता है। ओके, सो टेरी के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग की सीक्वेंस क्या है। नंबर 1, डिटरमाइनिंग व्हाट द प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम क्या है, अगेन सेम। उसके बाद जनरल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स लेना उस प्रॉब्लम के बारे में, वहां पर भी हम यही कर रहे थे। नंबर 3, स्टेट व्हाट अपीयर्स टू बी द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, कि हमें क्या लग रहा है कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने सेपरेटली ऑल्टरनेटिव्स देखना मेंशन नहीं करा, यहाँ पे वो सीधा आ रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है, व्हाट अपीयर्स, व्हाट डू यू थिंक विल बी द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अब जो आपको अपीयर कर रहा है कोर्स ऑफ एक्शन, उसको हमें इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, और टेंटेटिव डिसीजन देखना कि उस कोर्स ऑफ एक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या क्या डिसीजन लेने पड़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। उसके बाद इवेलुएट करना, अभी तक हमने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है डिसीजन को, अभी हम सोच ही रहे हैं कि अगर हमें ये बेस्ट लग रहा है तो वो कैसा होगा। उसके इवेलुएशन का मतलब क्या, उसके प्रॉज होंगे, क्या कॉन्स होंगे, उसके क्या रिजल्ट्स निकल के आएंगे, ठीक है, तो रिजल्ट्स के बारे में सोचना। तो यहाँ पर जो टेरी है ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो स्टार्टिंग में नहीं एनालिसिस ज़्यादा कर रहे, एक बार आपको जो डिसीजन लग रहा है आपका बेस्ट होगा उसके एनालिसिस में उनका ज़्यादा ध्यान है। उसके बाद 6 स्टेप पे आता है मेक द डिसीजन एंड पुट इनटू इफेक्ट। अब हम जब हमने पहले ही उसकी इन्वेस्टिगेशन कर ली, उसको इवेलुएट कर लिया, देन वी आर टेकिंग द डिसीजन एंड पुटिंग इट इनटू इफेक्ट। और लास्ट इनका आता है इंस्टीट्यूट फॉलो अप एंड इफ नेसेसरी मॉडिफाई डिसीजन इन द लाइट ऑफ रिजल्ट्स ऑब्टेन। तो अब डिसीजन जब एक्चुअल में आपने ले लिया, उसको फॉलो अप लेना, उसका फीडबैक लेना, और अगर ज़रूरी लगता है कि आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है तो वो मॉडिफिकेशंस करना, राइट। सो दीज आर द डिसीजन मेकिंग स्टेप्स अकॉर्डिंग टू टेरी। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं हर्बर्ट साइमन की, जिन्होंने प्रॉपर थ्योरी दी है डिसीजन मेकिंग के ऊपर, जिनको लगता है, जिनके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ नहीं है, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस ही है। सो एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट ओनली डिसीजन मेकिंग, राइट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी स्टेप्स दिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। और जो हमने स्टेप्स किए थे ना यहाँ पर, जैसे टेरी ने ये स्टेप्स दिए हैं, उससे पहले हमने जो जनरल एक प्रोसेस किया था, इन्हीं प्रोसेस के इन स्टेप्स को उन्होंने उनकी 3 डिवीजन कर दी, ठीक है, 3 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, 3 एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया। ही कॉल्स दी स्टेप्स एज एक्टिविटीज। फर्स्ट स्टेप है इंटेलिजेंस एक्टिविटी, सेकंड इज डिजाइन एक्टिविटी, थर्ड इज चॉइस एक्टिविटी। ओके, इंटेलिजेंस एक्टिविटी क्या है, जो इनिशियल फेज है डिसीजन मेकिंग का, जिसमें हमें विच इन्वॉल्व्स फाइंडिंग ओकेजन्स फॉर मेकिंग अ डिसीजन, कि डिसीजन लेना कहाँ है, कौन सी सिचुएशन है जहाँ डिसीजन लेने की ज़रूरत है, कौन सी स्थिति ऐसी है जहाँ हमें डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये वही हो गया डिफाइनिंग प्रॉब्लम। ओके, उसको ढूंढना और वहाँ पर उसको डिफाइन करना। तो दिस इज इंटेलिजेंस एक्टिविटी। डिज़ाइन एक्टिविटी में क्या है, जब आपने एक सिचुएशन देख ली जहाँ पर डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है, उसके बाद फाइंडिंग पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड कंपेयरिंग देम, ठीक है। तो जब हम ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं कि क्या हम एक्शन ले सकते हैं और वो कंपेयर कर रहे हैं, दोज आर डिजाइन एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन। ओके, बी वेरी अटेंटिव। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, बी इन द मोमेंट, क्लिक योर फिंगर्स, स्नैप योर फिंगर्स, ओके, बी हियर। थर्ड इज
चॉइस एक्टिविटी क्या है? चूजिंग बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स। जब आपने उनको उनके प्रोज कॉन्स देख लिए, उसके बाद फाइनल जब सिलेक्शन कर रहे हो कि आप क्या काम करोगे, ऑल्टरनेटिव चूज कर रहे हो कि आपने डिसाइड कर लिया मैं तो कॉलेज जाऊंगा, बिकॉज दैट इज योर चॉइस एक्टिविटी, यू हैव मेड अ चॉइस। ठीक है, तो ये 3 एक्टिविटीज हैं, स्टेप्स हैं इन डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन। तो जो हमने पहले किया वही है, उसको उन्होंने इनका नाम जो है बदल दिया, ओके, कैटेगराइज कर दिया। अब ये जो 3 फेजेस स्टेप्स हैं ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय हर्बर्ट साइमन, दीज आर क्लोजली रिलेटेड टू स्टेजेस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग गिवन बाय जॉन डुई। तो जॉन ड्यूई जो है, उन्होंने 1900 के आसपास 1900 में स्टार्टिंग में जो ईयर्स थे, उसमें उन्होंने स्टेजेस दी थी कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग की, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो हर्बर्ट साइमन वहीं से इंस्पायर होकर वहीं से उन्होंने रिलेट किए हैं अपनी ये 3 एक्टिविटीज़। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टेजेस क्या है जो कि हमें जॉन ड्यूई ने दी है? नंबर 1, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम है क्या। नंबर 2, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। नंबर 3, ऑल्टरनेटिव बेस्ट कौन सा है। तो हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस एक्टिविटी में भी हम यही प्रॉब्लम के बारे में देख रहे हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम। डिजाइन एक्टिविटी में हम ऑल्टरनेटिव्स देख रहे हैं, एंड चॉइस एक्टिविटी में हम व्हाट इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव वो चूज कर रहे हैं, राइट। तो ये प्रोसीजर है, स्टेप्स है डिसीजन मेकिंग का अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन। ओके, वेरी इजी, इट शुड बी क्लियर टू यू। नाउ आई सेड इजी, राइट, देखने में इजी लग रहा है, सबको लग रहा है, बट दीज आर नॉट। तो साइमन ने क्या कहा कि ये स्टेप्स देखने में सुनने में बहुत इजी लगते हैं, बट एक्चुअल में ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि सपोज इंटेलिजेंस एक्टिविटी है, ठीक है, कि कौन से एरिया को, कौन से इशू में हमें डिसीजन लेने की जरूरत है। अब ये भी अपने आप में एक कंप्लीट डिसीजन है, ठीक है। अगर हम ऑल्टरनेटिव सोच रहे हैं तो ये भी अपने आप में कंप्लीट डिसीजन है। तो ये एक स्टेप भी जो है ये अपने आप में कंप्लीट डिसीजन है। सो ऑल्दो दिस प्रोसीजर, दिस ऑल द प्रोसेस सीम्स वेरी इजी, इट इज नॉट, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन रियलिटी, एंड देयरफॉर साइमन यूजेस द टर्म व्हील्स विद इन व्हील्स फॉर दिस स्टेप्स। जैसे अगर आपने कोई मशीनरी देखी हो, जैसे एक ये व्हील है, ये घूम रहा है, पर इस व्हील के अंदर बीच में ही एक ये व्हील है, ये व्हील अटैच है, ठीक है। तो अब अगर ये वाला व्हील घूमेगा तो साथ में ये वाला व्हील भी घूमेगा, ये वाला भी व्हील घूमेगा। तो दीज आर इंटर रिलेटेड। कहने का मतलब है कि सिंपल नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक व्हील ये घूम रहा है, ये पूरा एक आपने स्टेप पूरा कर दिया फिर आप दूसरे स्टेप पे बस चले गए, ठीक है, फिर आप तीसरे स्टेप, तो ऐसा नहीं है। सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर एंड देयरफॉर ही यूजेस द टर्म व्हील्स विद इन व्हील्स फॉर दिस, राइट। नाउ फैक्ट्स एंड वैल्यूज गिवन बाय हर्बर्ट साइमन अगेन। तो हर्बर्ट साइमन ने डिफ्रेंशिएट किया बिटवीन फैक्ट्स एंड वैल्यूज। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें साइमन ने ये बताया कि हर डिसीजन जो है, हर डिसीजन, एवरी डिसीजन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है फैक्चुअल प्रेमिसेस यानी कि फैक्ट, और दूसरा होता है वैल्यू प्रेमिसेस यानी कि वैल्यूज। तो जैसा का जैसा नाम है वैसे ही इसका मतलब है। फैक्ट मतलब क्या होता है? विच इज रियल, है ना। फैक्ट है, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, हमें पता है कि सन जो है ईस्ट में ही राइज होता है, इट इज अ फैक्ट। राम के लिए अगर सन ईस्ट में राइज होता है तो शाम के लिए भी वहाँ पे ईस्ट में राइज होता है, जॉन के लिए भी ईस्ट में राइज होता है, चार्ली के लिए भी ईस्ट में राइज होता है। तो इट इज अ फैक्ट। 2 + 2 = 4, इट इज अ फैक्ट, ठीक है। मेरे लिए भी 2 + 2 = 4, आपके लिए भी 2 + 2 = 4। सो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ रियलिटी, इट कैन बी प्रूव साइंटिफिकली, ओके। एम्पेरिकली जो है हम इसको प्रूव कर सकते हैं व्हाट इज रियल। ना वैल्यू क्या है? एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेफरेंस, किसकी क्या प्रेफरेंस है। तो वैल्यूज कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो हो सकता है एक पर्सन के लिए ऑनेस्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, कि वो ऑनेस्ट रहेगा चाहे उसको प्रॉफिट हो चाहे ना हो। दूसरे पर्सन के लिए हो सकता है कि उसका प्रॉफिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, कमाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, चाहे उसको झूठ बोलना पड़े। तो दीज आर वैल्यूज। तो वैल्यू क्या है? प्रेफरेंस, कि आप अपनी प्रायोरिटी किसको देते हो, आप प्रेफर किसको करते हो, ठीक है। तो अब एक डिसीजन में आपके फैक्ट भी हो सकता है, वैल्यूज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैंने कहा था, कल आप कॉलेज जाओगे कि नहीं जाओगे, ठीक है। इसमें फैक्ट भी है, वैल्यू भी है, कि आप क्या, आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप किसको प्रेफर करते हो, ठीक है। फैक्ट ये है कि आपको जाना चाहिए, एक स्टूडेंट का काम है कॉलेज जाना, ठीक है। तो साइमन ने डिफ्रेंशिएट किया बिटवीन फैक्ट एंड वैल्यू प्रेमिसेस, और इन्होंने कहा कि अगर आप एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन लेना चाहते हो, ठीक है, साइंटिफिक डिसीजन लेना चाहते हो विच कैन बी प्रूव्ड, तो हमें फैक्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, right? So this was facts and values in decision making. Now let's come to the last slide or last topic for today, which is bounded rationality model.
ठीक है, तो बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल वाज अगेन गिवन बाय हर्बर्ट साइमन। इसका दूसरा नाम है बिहेवियर ऑल्टरनेटिव मॉडल। ठीक है, तो इसी का नाम है बिहेवियर ऑल्टरनेटिव मॉडल। मॉडल अगर पेपर में आ जाए तो डोंट गेट कंफ्यूज कि हमने ये वाला मॉडल जो है वो नहीं पढ़ा है, ये बाउंडेड रैशनैलिटी का ही मॉडल है। ठीक है, तो साइमन के अकॉर्डिंग टोटल रैशनैलिटी इज इम्पॉसिबल इन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है? लॉजिक, नॉलेज के बेसिस पे हमको डिसीजन लेते हैं, लॉजिक के बेसिस पे हमको डिसीजन लेते हैं, सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, दैट इज रैशनैलिटी। तो साइमन ने ये कहा कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जब हमको डिसीजन ले रहे हैं तो टोटल रैशनैलिटी, कंप्लीट लॉजिक जो है वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, और इसलिए कहा कि यूजुअली जो डिसीजंस हैं वो बाउंडेड रैशनैलिटी के हिसाब से लिए जाते हैं। बाउंडेड का मतलब क्या है? लिमिटेड। सो लिमिटेड रैशनैलिटी इज इन्वॉल्व। तो कहीं ना कहीं जो रैशनैलिटी जो है, जो लॉजिक है, जो विजडम है, आप कह सकते हैं, दैट इज लिमिटेड बाय अ सर्टेन फैक्टर्स। क्यों लिमिटेड है? कौन से वो फैक्टर्स जो लिमिट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इनकम्प्लीटनेस ऑफ नॉलेज। ज़रूरी नहीं है कि जो डिसीजन आपने लेना हो उसकी नॉलेज आपके पास कंप्लीट हो या सही हो। ठीक है, हम लिमिटेड है अपनी नॉलेज में, हम सारा कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पहले से। तो अगर हम सारा कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो हम कैसे बोल सकते हैं दैट जो हम डिसीजन लेंगे वो बेस्ट होगा? हो सकता है कोई कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा हो, कोई ऑल्टरनेटिव ऐसा हो जो हमारे माइंड में आए ही ना, है ना, डिसाइड करते हुए। सिमिलरली टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको कस्टमर्स के हिसाब से सारा कुछ सोच पाओ। प्री कंसीव्ड नोशंस ऑफ द डिसीजन मेकर। सपोज आई हैव टू मेक अ डिसीजन, पर मेरे माइंड में ऑलरेडी कुछ कंसीव्ड नोशंस हैं पहले से, ठीक है, उस प्रोडक्ट को लेकर या डिसीजन को लेकर, तो वो इम्पैक्ट करेंगे डिसीजन मेकिंग को। सो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच लिमिट द रैशनैलिटी ऑफ द डिसीजन मेकर, एंड दैट इज वाई अकॉर्डिंग टू साइमन टोटल रैशनैलिटी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हेंस मैक्सिमाइजिंग डिसीजंस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। मैक्सिमाइजिंग डिसीजंस वो हैं जो टोटल रैशनैलिटी के साथ लिए गए हैं, मतलब जो बेस्ट डिसीजंस हैं, जो आइडियल डिसीजंस हैं, जिसमें हम सब कुछ कंसीडर कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमें सब कुछ पता है, हमने सारे पॉसिबल फैक्टर्स सोच लिए और फिर जो हम डिसीजन ले रहे हैं, दोज आर मैक्सिमाइजिंग डिसीजंस। दीज आर नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू साइमन। और इसलिए साइमन रिकमेंड करते हैं मैक्सिमाइजिंग डिसीजंस की जगह satisficing decisions. Okay, so he suggested satisficing decisions. satisficing decisions क्या है? दो वर्ड से वर्ड बना है satisfies। अब एक्चुअल में satisfies पहले कोई वर्ड नहीं था। ओके, वर्ड्स होते हैं या तो satisfaction कोई वर्ड होता है या फिर suffice कोई वर्ड होता है। ये वर्ड हर्बर्ट साइमन ने बनाया, satisfaction और suffice को मिला के satisfies कर दिया। ठीक है, सेटिस्फाइज का मतलब क्या होता है? संतुष्ट होना। और सफाइज मतलब होता है जो गुड इनफ है, विच इज इनफ फॉर यू। ठीक है, तो सेटिस्फाइजिंग डिसीजन का क्या मतलब है? डिसीजन विच इज सेटिस्फैक्ट्री और गुड इनफ। ठीक है, कि हाँ ठीक है, ये कोई डिसीजन हमने लिया, ये बेस्ट नहीं है, बट ये हमारे लिए गुड इनफ है, जो हमारी नीड्स हैं उनको ये फुलफिल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कि स्टार्टिंग का हमने जो एग्जाम्पल लिया कि कल आप कॉलेज जाओगे कि नहीं जाओगे, ठीक है, या फिर आप कॉलेज जाओगे या फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाओगे। तो अब आपको लगता है कि यार ये डिसीजन लेना तो बहुत मुश्किल है, तो आप क्या करते हो कि चलो मैं कॉलेज जाऊंगा, पर मैं सारे के सारे लेक्चर्स नहीं लगाऊंगा, मैं ये 2 लेक्चर्स लगाऊंगा और ये 2 लेक्चर्स मैं मिस कर दूंगा, और वो जो आपने मिस करे उसमें आप शायद फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने चले जाओ, या जो भी आपने करना है, रेस्ट करना है, आप रेस्ट कर लो। ओके, कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, यू कैन नॉट अटेंड ऑल द लेक्चर्स, सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ कंप्लीट लीव, कंप्लीट ऑफ, यू अटेंड द लेक्चर्स दैट यू थिंक आर इंपॉर्टेंट, जिसमें टीचर आपको लगता है ज़्यादा काम करवाएगा, और आप बाकी जो है वो नहीं लोगे। अब अगर देखा जाए तो ये बेस्ट डिसीजन तो नहीं है, क्योंकि बेस्ट डिसीजन तो ये होना चाहिए कि आप सारे लेक्चर्स लगाओ, बट आपने अपनी नीड्स के हिसाब से एक नॉर्मल, एक सेटिस्फाइसिंग डिसीजन लगा लिया जो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, विच इज गुड इनफ फॉर यू, सूटिंग योर नीड्स। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेटिस्फाइसिंग डिसीजन। ओके, सो यहाँ पे जो साइमन ने बोला, जो मैक्सिमाइज करता है डिसीजन को, ठीक है, जो सारे कंप्लीट रैशनैलिटी देखता है, उसके लिए उन्होंने टर्म यूज की इकोनॉमिक मैन। तो अगर कोई पूरा प्रॉपर डिसीजन ले रहा है, सारे के सारे फैक्टर्स कंसीडर कर पा रहा है, तो ही और शी इज एन इकोनॉमिक मैन। उसको रेफर के इकोनॉमिक मैन, जो ऑप्टिमाइज करता है, बेस्ट देखता है, आइडियल डिसीजंस ले रहा है। और दूसरा जो पर्सन है एडमिनिस्ट्रेटिव, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, जो सफाइज कर रहा है, मतलब सेटिस्फाइज कर रहा है, सॉरी, ओके, कि गुड इनफ डिसीजन होना चाहिए जो हमारे नीड्स को सॉल्व कर सके, ठीक है, जो हमें आउटकम चाहिए उतना दे सके, दैट गुड इनफ हो, बेस्ट ना भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो दैट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैन। तो सपोज आप डिसाइड करते हो कि आप कल 2 लेक्चर्स लगाओगे और बाकी टाइम आप रिलैक्स करोगे, मूवी देखने जाओगे, तो यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैन। आपने एक गुड इनफ डिसीजन ले लिया विच इज सेटिस्फाइसिंग योर नीड्स।
Okay, so this was the concept of bounded rationality or limited rationality given by Herbert Simon. इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक जो खास क्रिटिसिज्म की है वो की है क्रिस एर्जाइरिस ने. उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि नंबर वन तो उन्होंने बोला कि इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ रैशनैलिटी वगैरह की बात हो रही है, तो इंट्यूशंस के बेस पे डिसीजन जो है उन्होंने इग्नोर कर दिए. कई बार होता है कि हमें इंट्यूशन होती है, अंदर से लगता है कि ऐसा करना चाहिए, कि आज या फिर आज जहाँ नहीं जाना चाहिए. ठीक है, तो वो जो फैक्टर है वो इसमें कंसीडर नहीं किया गया. नंबर वन के एर्जाइरिस ने कहा. नंबर टू उन्होंने कहा कि जो सेटिस्फाइसिंग का कॉन्सेप्ट है ये साइमन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैन की इनकम्पिटेंस को सपोर्ट कर रहे हैं. उनके हिसाब से एर्जाइरिस के हिसाब से जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैन है वो उसमें काबिलियत ही नहीं है. ठीक है, तो आप जो साइमन है वो उसकी काबिलियत जो ना होने को छुपा रहे हैं ये टर्म देकर. ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैन का कंसेप्ट देकर या सेटिस्फाइज का कंसेप्ट देकर. ठीक है, तो एक्चुअल में ही इज नॉट केपेबल इनफ अकॉर्डिंग टू क्रिस एल्जारिस, एंड दैट इज वाई ही इज नॉट एबल टू मेक द बेस्ट डिसीजंस. या जस्ट अपने आप को सेटिस्फाई करें कि हाँ आई एम टेकिंग गुड डिसीजंस, पर उसका एक्चुअल कारण ये है कि ही इज नॉट केपेबल इनफ. So this was said by Chris Argyris. ये एक criticism है इस theory की by Chris Argyris, right? So this was the complete concept of decision making, right? So अच्छा concept है और I think कि मैं आपको example से समझाया है daily life के. So you should be very clear. Make sure you make the notes, short notes, crisp notes, and keep preparing hard, keep preparing smart. I will see you super soon. Till then, stay tuned and all the best.